last year. Right. जी currently MSc Agriculture. ठीक है, आपसे भी तारुफ है Sir, both of जी प्लीज। मेरा नाम मुझे अब्बास है, मैं टेक खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया हूँ। राइट गुड। My name is Nur Alam. I am from GB. I completed my BSc English in literature. राइट गुड। Assalamualaikum. My name is Ridwan Habib. I'm a student of MS Accounting and Finance from Islamic University. Right, good. And what's your targeted paper now? क्या मतलब अभी करंटली आप करना चाहते हैं? CSS के लिए, BMS के लिए वन पेपर कौन सा करना चाहते हैं? किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें? क्या अभी जनरल प्रिपरेशन में 16 के लिए apply किया? जी। Okay. Have you applied somewhere? दो बार इसकी टेस्ट किया। for CSS and for one paper exam. ठीक I है। have applied for these Right. two. आपने One paper sir, single paper के लिए मैंने कहीं apply नहीं किया जब मैं initial stage. ठीक है। आपने किसके लिए किया? असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया। असिस्टेंट की रिसेंटली पोस्ट है उसके अप्लाई किया। अच्छा। एक बार दो बार दिया है पिछली। अभी रिसेंटली मैंने 25 में टेस्ट हुआ था, अभी दिया टेस्ट। मैंने स्कोर किया बस मैंने। तो अभी फिर भी अप्लाई किया। अभी वो जनरल में होने वाला है। असिस्टेंट का वो भी असिस्टेंट का है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। राइट, ठीक हो गया। चलिए मुझे नवीद बुखारी कहते हैं, सैयद नवीद अब्बास बुखारी। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज असलम रावलपिंडी। Almost 26 years of experience I have teaching, and I'm associated with all sort of these academies, testing academies, currently CSP academy, then मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह the last 54th कॉमनर बड़ा सक्सेसफुल गया, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं मेरे, by the grace of God। I pray and I hope कि अगले आप ठीक है चलें। Let's start। आप बताइए क्या पढ़ाया आपको? मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा, माय योर चॉइस, आप बताइए। उससे ज़्यादा वन और भी और अदरवाइज वहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, योर चॉइस हो सकता है। सेंटेंस लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी कैपेबिलिटी के हवाले से यहाँ से स्टार्ट लें। डेफिनेटली यू विल हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस वन, आपने पढ़ा है, थोड़ा सा एक रिकग्निशन हो जाए कि आप IQ लेवल कितना है, ग्रिप कितनी है ग्रामर। मुश्किल नहीं लिखूंगा इसलिए कि आप कहेंगे फिर ऐड आसान नहीं आता, आसान लिखूंगा ताकि आप अटेम्प्ट करें। Neither she sings well nor cooks good. Is this grammatically correct or wrong? खासतौर पे इंग्लिश वाले रॉन्ग है, सही कर रहे हैं। जो नेदर और नार या तो ये याद है, इसमें सिंगुलर कुक्स है और इसमें सिंगुलर है। कैसे सही करते हैं ना जी। Neither she sings well nor she cooks good. She missing. You say this is missing, okay,
Anybody else? मैं प्रेस करता जब आपके उसको if we repeat this one twice, grammatically this is known redundant. Redundant means unnecessary repetition of word and thought, and this will be wrong. And if I say that I teach English, I come daily, I will say I do that, I redundant है. मैं एक दफा कहूँगा I'm your teacher, teach English, come daily here, focus English grammar, right? And do this. तो आप बार बार उसी सब्जेक्ट को उसी प्रोनाउन को रिपीट नहीं कर सकते, अदरवाइज हो सकता है. For example, if I say I'm your teacher, but she is a student, you are hard worker, replace करेंगे तो कर सकते. Same repetition of the और आसान कर दो. I get up early in the morning, I go for a walk, I take exercise, I say my prayer, and then I go to my college. इसमें I redundant हो. So I will say I get up early in the morning, go for a walk, take exercise, say my prayer, and go to work. So redundant expression is not required. अगर ये करेंगे गलत, फिर क्या गलती? अब पहला कॉन्सेप्ट ये देखिए, what we have to discuss. Mistake है इसमें. The first concept you have to get in your mind, neither nor. This is the concept which is used only for two, right? In the negative sense. Either or is the concept which is used only for two, but in the positive concept, right? मैं दो बच्चों की बात करता हूँ तो मैं इनको कहूँगा neither you nor your friend, तो तब मैं इनको कह सकता हूँ. जो इन तीनों को मिलाऊंगा तो I can't say neither nor, right? Hello. Okay, right. ठीक. Okay, अच्छा. So, is it clear? For the negative, two concepts we say neither, जिसको आप ना ही कह रहे थे, ना ही ये बच्चा पढ़ता है, ना ही वो, ना ही ये कमरा मजेदार है, ना ही वो, ठीक है. But in the positive sense, neutral sense, we say either. या तो तुम अव्वल आओगे या तुम्हारा दोस्त, ठीक है, या हम ये गाड़ी ले लेंगे या वो. So in the positive sense you can use either or. दो से ज़्यादा नहीं. जो ही आप दो से ज़्यादा exceed करेंगे आप each पे चले जाएंगे. Each of the question was difficult. और नेगेटिव में दो से ज़्यादा पे जाएंगे तो आप none पे चले जाएंगे. None of the question was easy for me. अब हमारा कंसर्न ये है दिस वन. हो क्या रहा है? मैं एक और आसान सेंटेंस बोलता हूँ, शायद आप ग्रिप कर जाएं. The weather of Islamabad is hotter than Lahore. The weather of Islamabad is hotter than Lahore. मैं ठीक सेंटेंस भी बोल सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हूँ. Is this correct or wrong? The weather of Islamabad is hotter than Lahore. The weather in Islamabad is The weather of Islamabad is hotter than Lahore. Is this correct or wrong? करेक्ट है. Correct है. गलत. अब हो क्या रहा है? उसमें क्या हो रहा है? उसमें faulty comparison हो रहा है. Faulty comparison. अब faulty मैं रूट से आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो. अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ the weather of Islamabad. इधर मैंने आपको बताया इस्लामाबाद का क्या? Weather. The weather of Islamabad is hotter than Lahore. Lahore का क्या? This is not mentioned. इसमें पूरा लाहौर आ गया. The building is there, cars are there, people are there. The weather of Islamabad is hotter than Lahore. इसको faulty comparison है. You must say the weather of Lahore is hotter than the weather of Islamabad. Weather को weather से comparison करेंगे. आप पंखे का comparison AC से नहीं कर सकते. आप कुर्सी का comparison सोफे से नहीं कर सकते. ठीक है? So you have to mention mean the weather of this city is hotter than the weather of that city. अगर आप weather नहीं लिखेंगे तो पूरा शहर शामिल हो जाएगा जिसमें कपड़े भी आ जाएंगे, जिसमें दीवारें भी आ जाएंगी. Getting my point? इसको quality comparison कहें.
So the purpose of speaking and writing is that you have to make everything correct, facilitated. ये नहीं कहना समझ जाए, logically तो ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं. The purpose of your writing is to make everything clear. अब देखिए, जब ये आपको समझ आ गया, the weather of Lahore is hotter than the weather of Islamabad. आपको करेक्शन में मिलता है the weather of Lahore is hotter than that of Islamabad. ये भी ठीक है. अब ये देखिए, जब आपने that of लिखा ना, again this is referring to mean the weather of. The weather of Lahore is hotter than that of Islamabad. अब ये that भी reference है उसी weather का. ठीक है, ये भी करेक्ट होगा. Is it clear? अब इसी फार्मूला को, इसी रूल को आप जहन में रखते हुए अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं. आप क्या कह रहे हैं? सवाल था neither she sings nor cooks good. जरा फोकस कीजिए. मैंने आपसे क्या कहा? ना ही एक खातून, जरा फोकस कीजिए, फिर लिखिए. neither she मतलब ना ही कौन? बंदा. ना ही बंदा, ना ही वर्ब. एक बच्चे ने बोला ठीक है, लेकिन उसने कर ये दिया. उसने रिडंडेंट कर दिया ना. हालांकि उन्होंने कहा चाहिए ना ही ये बंदा, ना ही ये बंदा, इधर भी बंदा आना चाहिए. देखो ना, मैं आपसे कहूँ neither she sings good, ना ही वो अच्छा गाती है, nor you cook, ना आप अच्छा पकाती हैं. तब तो ठीक है कि मैंने एक तरफ का neither एक शख्स nor दूसरा शख्स ये लिखा. ठीक है, तो neither nor का कंपैरिजन लोगों का लोगों से होगा. या फिर मैं कहूँ कि ठीक है, neither एक एक्शन nor दूसरा एक्शन. एक्शन का एक्शन से कंपैरिजन हो सकता है, एक्शन का बंदे से कंपैरिजन नहीं हो सकता. गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यही किया. मैंने कहा neither she, ना ही वो खातून, nor cooks, ना verb. ये तो फॉल्टी कंपैरिजन है ना. यहाँ कोई ना कोई आपके पास इंसान होना चाहिए था, एक बात. और अगर इंसान नहीं है, फर्ज करें दो लोग नहीं है, एक है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये होना चाहिए कि मैं इसको लिखूं she, इंसान को बाहर निकालूं और कहूं neither sings well nor cooks well. अब समझे, ये करेक्शन है. मैं इंसान को बाहर निकालूंगा, मैं कहूँगा she neither sings well nor cooks well. ना ही अच्छा गाती है, ना ही अच्छा पकाती है. अब अगर मैं आपको बात समझा पाया हूँ, neither verb number 1 nor verb number 2. आपने किसका कंपैरिजन किया? verbs का. आपने फेल का आपस में कंपैरिजन किया. ठीक है, चूंकि आपके पास बंदा एक था, इसलिए आपने बंदे को बाहर रखा. अगर आप neither one person you say neither one person, तो आपको nor second person कहना पड़ेगा. समझ गए? So that is है. मैं आप कहता हूँ neither this chair nor that chair, मुझे चेयर के साथ चेयर का मुकाबला करना पड़ेगा. If I say neither this person nor that person, person के साथ person होगा. So मैं एक्चुअली आपसे ये कह रहा था, अगर मैं आपसे कहता ना ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेशन आप वैसे ही कर लेते कि ना वो अच्छा पकाती है, ना अच्छा गाती है. तो बेसिकली आप खुद जब ट्रांसलेशन ऐसे कर रहे हैं कि आप एक शख्स की दो खूबियाँ या दो एक्शन बता रहे हैं, तो जब आप एक शख्स के दो एक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको वैसे लिखना भी आना चाहिए. अब देखिए, व्हाट इज प्रेसिंग राइटिंग, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन. बच्चा सोच कुछ रहा होता है, लिख कुछ रहा होता है. जब हम पढ़ते हैं हमें कुछ और समझ आ रहा होता है. राइट? सो व्हाई दिस एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड? ताकि ट्रिकलिंग ऑफ आइडियाज, कंपोजिशन ऑफ थॉट्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज. जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे वही समझ आनी चाहिए जो पहला स्टेप था, जो आपने सोचा. ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ सबसे मुश्किल शायद आपका पेपर CSS का. उसमें चीज़ें देखें तो बच्चों वाली, मतलब preposition, direct and indirect, active passive, correction. हालांकि ये नहीं होने चाहिए थे. आपसे लोग कहते हैं ऐसे लिखें, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करें, फ्लैग करें. नहीं, हमारे पास एक्यूरेसी लेवल ही नहीं.
वी कुडंट कन्वे आवर थॉट कि हमने बात क्या कहनी, इसलिए हम इसी पर जोर देते हैं कि भाई घुमा फिरा के एंड पे में प्रेस ही बना के दिखाओ कि आप लिख सकते हैं, क्या लिखना, ठीक है। ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स देके कि आप यू शुड बी कैपेबल ऑफ प्रीपोजिशन, देन करेक्शन, देन एक्टिव पैसिव फला फला। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लें, आपके वन पेपर सारे हो जाएंगे, क्योंकि उनमें घुमा फिरा के चीज़ें नहीं आती, ठीक है ना। तो मैं आपको आसान कर दूँ, आसान हो रही है आसान होने के बाद। सो ये बताइए, आज़ाद हो रही है, इसकी ट्रांसलेशन क्या हो? ट्रांसलेशन इज देयर इन CSS पेपर एज वेल। आज़ाद हो रही है। They are calling for prayer. Yes, good. It's a call for prayer. Yes, call for prayer. Azan is coming. ठीक है, ऐसा नहीं, मुख्तलिफ बच्चे ट्रांसलेट कर रहे हैं। इट्स कॉल फॉर प्रेयर, बिल्कुल ठीक है। मैं रोजे से हूँ, I am fasting. आई एम फास्टिंग फॉर। देखिए आप खुद थोड़ी इस पे वर्किंग किया करें। आई एम फास्टिंग, आप ING किसके साथ लगाते हैं? वर्ब के साथ। अभी मैं आपसे पूछूं कि रोजा वर्ब है? रोजा वर्ब है नाउन है? नाउन है, तो आपने फास्टिंग क्यों कहा? आई एम फास्टिंग। सर ये जेरेंट का सर। तो आपने एम क्यों कहा? जेरेंट कैन नॉट कैरी एनी हेल्पिंग वर्ब। इफ यू से मीन रीडिंग इज माय हॉबी, यू कांट प्लेस एनी हेल्पिंग वर्ब विद दैट। जो ही आप कहेंगे आई एम रीडिंग, फॉरन वर्ब हो जाएगा। रीडिंग इज माय हॉबी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैन से जेरेंट है। एक वर्ब भी आता है सर, जेरेंट से पहले एक वर्ब आता है। कैसे? रनिंग इज अ गुड हैबिट फॉर हेल्थ। रनिंग इज, बाद की बात नहीं हो रही हेल्पिंग वर्ब की, पहले की बात, पहले लगने से वर्ब होता है। रीडिंग इज पहले, रीडिंग इज माय हॉबी। अब रीडिंग इज माय हॉबी वो तो टेंस के लिए है। रीडिंग वाज माय हॉबी था, रीडिंग विल बी माय पैशन गा। तो एक्चुअली द नेक्स्ट वन उसको तो आप टेंस के लिए यूज करते हैं, पहले लगता है वो तब वर्ब बना था। समझाना ये चाह रहा हूँ मैं। इफ यू से रोजा, रोजा इज अ नाउन एंड देन यू से आई एम फास्टिंग, दिस रॉन्ग। देन मुझे रोजे की सेकंड फॉर्म बताइए, फिर आप फास्ट की सेकंड फॉर्म बताइए। कभी आपने कहा फास्टेड? नहीं। ये एक्सप्रेशन डेवलपमेंट पता है क्या, ये ट्रांसलेशन आप जब करते हैं ना, आपको यू शुड लर्न द एक्सप्रेशन। अब उसमें बिकॉज वी आर द सेकंड लैंग्वेज लर्नर, हमारे पास ट्रांसलेशन के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि CSS में भी उन्होंने ट्रांसलेशन इसलिए दी हुई है कि हमारे पास 99.9% बच्चा ऐसा होगा जो पहले उर्दू में सोचेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में। तो इसलिए यू शुड नो द मैकेनिज्म हाउ टू कन्वर्ट दिस वन। अब देखिए हम जो कॉलोकेशन कहते हैं ना, दिस इज द फिक्स वर्ड चॉइस, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू से, जब आप कहते हैं मैं नमाज अदा कर रहा हूं, क्या कहते हैं? आई एम प्रेइंग, performing. आई एम सेइंग प्रेयर। अब ये देखिए आपने ये जो लिखा सेइंग प्रेयर, ठीक है, ऑफरिंग प्रेयर भी कहते हैं, ठीक है। मैं वो हज अदा कर रहा है, ही इज परफॉर्मिंग हज, इसके लिए ये होता है, ठीक।
आप ये देखिए जो आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, इसके लिए ये लाजमी, इसके साथ लाइन नहीं लगाएंगे, ये फिक्स है। जैसे आप कहते हैं ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक, ही इज मिस्टेकिंग नियम के कमिटिंग इज अ फिक्स्ड वर्ड कॉलोकेशन फॉर दैट। Similarly, you are telling a lie, you are speaking the truth. चेंज भी नहीं कर सकते कि आप कहें you are telling the truth, you are speaking a lie. Fixed collocations हैं which reflect the specific meaning, वरना नहीं, ठीक है। आप देखिए you are basically observing fast से मुराद क्या है? Observe कहते हैं किसी चीज़ को calculatedly foresee करना। इसका मतलब पानी आपके पास है, रोटी आपके पास है, खाना है, लेकिन यू आर ऑब्जर्विंग सम रूल्स कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ना पानी पीना, ना खाना खाना, ना ये काम करना, ना ये काम करना। यू आर ऑब्जर्विंग फास्ट, ठीक है। तो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दिस इज आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। सो ट्रांसलेशन ये मतलब हम बातों से सीखते जाएंगे ना आगे चलते। मैं कोई गलतियाँ नहीं निकाल रहा आपकी कि मैं कहूँ कि आपको ये आता है कि नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ कि द मोड वी हैव टू डिस्कस कि आप ग्रामर से, ट्रांसलेशन से, करेक्शन से, प्रेपोजिशन होते सारे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको पता चलता जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स एक्यूरेटली, हमने किस मोड पे काम करना है, कैसे चीज़ों को सीखना, ठीक है। सो द कॉलोकेशंस यू हैव टू यूज एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन दिस। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ ना, आसान से मुश्किल की तरफ है। इफ आई से सपोज कि हमारे पास सी का मतलब भी देखना है, लुक का मतलब भी देखना है, गेज देखना, स्टेयर देखना, वॉच देखना, सब का मतलब देखना है, तो फिर इतने अल्फाज का क्या ज़रूरत थी? एक दो काफ़ी थे। बट यू हैव टू यूज इन स्पेसिफिक सेंस। आप दूसरे में उसको नहीं कह सकते। मैं भी यूँ कहूँगा यार मेरी चाबियाँ किधर है, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। अब मैं कोई और नहीं बोल सकता कि आई एम सीइंग माई कीज़, आई एम वॉचिंग माई कीज़। तो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू यूज, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। चलिए बात, ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ तक इज दिस क्लियर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द फॉल्टी कंपैरिजन वी हैव टू टेक अबाउट दिस। अब मैं अगर इस गुफ्तगू को सम अप करूँ ना, तो देखिए एक होता है कि व्हिच लाइन ऑफ एक्शन शुड वी टेक। जी जी, जैसा आपने बताया है कि यू आर टेलिंग अ लाइ, तो यू आर लाइंग गलत है, ठीक है, गलत नहीं है। एक्सप्रेशन मैनेजमेंट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स देखिए योर वर्ड चॉइस मेक्स अ सेंस। आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही बात मैं आप 3-6 लोगों से कहूँगा कि डिस्क्राइब दिस वन इन अ डिफरेंट डिस्क्राइब द सेम स्टेटमेंट। आप अपने अपने अंदाज से उसको बयान करें, जिसको हम अंदाज़े बयान कहें। अंदाज़े बयान होता है, गलत नहीं होता। उसमें ये आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि एक शख्स ने इस तरह बयान किया, इस तरह बयान किया। इसको हम टेक्निकली भी इसे जैसे यूफेमिस्टिक स्टाइल, यूफेमिज्म। और आसान कर दूँ कि अगर मैं कहता हूँ फलां साहब आज मर गए, फलां साहब आज वफात पा गए, फलां साहब आज रहलत फरमा गए, तो मैंने तीनों ठीक है, आप मुझे गलत नहीं कह सकते, ठीक है। बट माई एक्सप्रेशन मैनेजमेंट बेसिकली ऑलवेज मेक्स अ सेंस। मैं अगर आके कहता हूँ ना कि मैं आपको एक अहम बात बताने हूँ, फलां साहब आज मर गए हैं, ठीक है, वो और इंप्रेशन छोड़ेगा। फलां साहब आज वफात पा गए हैं और फलां साहब आज रहलत फरमा गए। एवरी सेंटेंस मेंटेन्स एन अनदर एक्सप्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, आप कभी भी अपना टैग, अपना टाइटल, अपना सर्टिफिकेट गले में लटका के नहीं फिरते। 3 लोगों को यहाँ जेल एक जैसे सूट पहना के खड़ा कर दें और खामोश रहें, आप नहीं पहचान सकते। द मोमेंट दे स्टार्ट स्पीकिंग, आप फौरन बता देंगे कि सर ये अनपढ़ है, ये दरमियाना पढ़ा लिखा, ये हाईली क्वालिफाइड। आपको कैसे पता चले? Yes, by means of their selection of thoughts, selection of words. चाहे उसको चप्पल पहना के खड़ा कर दें, लेकिन आप पहचान लेंगे ये हाईली क्वालिफाइड। वो सिलेक्शन ऑफ थॉट एंड वर्ड जो पोर्ट्रे हो रहा होता है, वो बहुत काउंट करता है। और ये वही हम बात कर रहे हैं कि आप मर गए नहीं गए, या आप वफात पा गए, रहलत फरमा गए। तो जितना सोफिस्टिकेटेड वर्ड चॉइस आपका होता जाएगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। और हमसे अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं ना
कि सर मतलब कि हमारा सिलेबस बढ़ गया, हमारा कोर्स बढ़ गया, तो मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ कि देखिए 8th क्लास में आपका सिलेबस इतना था, बुक शायद 7 होंगी, 10th में बोर्ड का पेपर हो गया, फर्स्ट में बढ़ गया, ग्रेजुएशन में इतना हो गया, मास्टर्स में आपने 25 किताबें पढ़ ली, टाइम 3 घंटे ही था, टाइम नहीं बढ़ा। मतलब 8th में भी 3 आवर्स थे, आप 16वीं जमात में पढ़ गए तब भी 3 आवर्स थे। Basically, with the passage of time, you have to improvise yourself. You have to improvise your skill. टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, आपने स्पीड बढ़ानी और स्किल बढ़ानी। टाइम बढ़ता गया तो आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, ठीक है? उस पर आपने वर्किंग करनी है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट होती क्या है, इस पे कैसे काम करना। यही हम बात कर रहे हैं कि देखें एक्यूरेसी कैसे करनी है, फ्लॉलेस राइटिंग कैसे करनी है, कि जो आपने लिखना है, आता आपको बहुत कुछ है, किताबें पढ़ रखी हैं आपने, लेकिन टाइम होगा इतना 3 घंटे, इसमें आपने लिख के टॉप कर जाना है। वो कैसे हो सकता है? बाय मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, उस पर काम करें कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई सर्कल नहीं आना चाहिए, देन यू आर गुड वन, बेहतरीन हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप काम कर सकते हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं सम अप कर रहा था कि देखिए कि अगर एक लाइन ऑफ एक्शन आप लेना चाहते हैं ना, हमारे पास ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? How many parts of speech we have? 8. आर्टिकल मिला लेना वहाँ, ठीक है? ये एग्जाम ये 75% इंग्लिश को कवर करते हैं, 75, मतलब 75% इंग्लिश इज डन अगर आप इन पे काम करें। आपकी सारी मिस्टेक से नहीं की, आप इतनी मोटी इंग्लिश की बुक उठा लें एंड यू गो थ्रू दिस वन, कोई सफ़ा खोलें, कोई लाइन खोलें, किसी लफ्ज़ पे हाथ रखें, इन्हीं में से उठा। I get up early in the morning. I pronoun, get, verb, आप preposition चलते जाएंगे, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आपकी मिस्टेक्स भी इसी में। इसका मतलब है कि ये 9 आपने ये कवर करने हैं एंड 25% आपका था, है, गा, टेंसेस, इंग्लिश क्लोज, ठीक है? बाकी आपकी प्रैक्टिस है, यू हैव टू गेट मैक्सिमम प्रैक्टिस, तो बेहतर हो जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं, कोई आपने पूछना है, पूछिए जो भी ग्रामर का पूछना है, जो आपका दिल चाहे, वरना मैं तो पढ़ा देना, मैं तो शुरू हो जाना। जी, जो आपको दिल चाहे, फिर आप ये ना कहना कि हमसे तो पूछा नहीं। जी बोलिए। जी जी बोले। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर के आप इंग्लिश सुनते हैं तो उनसे महसूस होता है कि वो ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रख रहे हैं। अक्सर मतलब मूवीज में देखते हैं, इंग्लिश मूवीज में ऐसे ही है। आपको उर्दू आती है? आपका ख्याल है, आपका ख्याल है कि आपको उर्दू आती है? बिल्कुल ऐसे ही। आपको ग्रामर आती है उर्दू की? नहीं, फिर अंग्रेजों से क्यों डिमांड है आपकी उनको आनी चाहिए? देखिए चराग तले हमेशा देना ही होता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज दिस इज आवर बॉन्डेज, ठीक है? आप अरबी में रिलैक्स हैं तो आप अरबी कभी भी नहीं सीखते, फारसी आपको ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी तो आप उसके करीब भी नहीं गए। इंसान की ये नफ्सियात है कि वो प्रेशर में ही काम करता है, ठीक है? हम अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं कि हम पे बोझ है, और बोझ के अंदर हमारी ये हालत है, इसके बगैर हमारी नहीं मिलती, ये हमारी हालत है। मतलब ना हम इसको फेंकते हैं ना हम इसको उठाते हैं। वी शुड हैव एक्सेल्ड दिस वन क्वाइट अर्ली। हमें ये जो काम हम कर रहे हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैट्रिक तक ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए
कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्या एक्टिव पैसे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, बच्चा ठक ठक करके भी जवाब देता है। और आगे लेवल्स का सिस्टम होना चाहिए। अगर इफ़ वी हैड अ गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारा मतलब एमए का बच्चा एमए करके भी बाहर बैठा होता है, सर क्या करना है, क्या किया है, एमए इंग्लिश, क्या करना है सर, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है। वन ये सिस्टम तो लगेगा ना। आप देखिए कि हमारे पास सारे मास्टर्स बच्चे हैं, यहाँ नहीं हर जगह जहाँ देखते CSS की कहते हैं, किस में फेल है, अंग्रेजी में, बिकॉज ओवरऑल सिस्टम इज लाइक दैट। आप टीचर्स को देखते हैं, टीचर्स भी डंडी मारते हैं, टीचर्स को नहीं आता ना वो पढ़ाते हैं। मतलब आप 95% देख रहे हैं टीचर्स को खुद भी क्लियर नहीं। इसलिए कि व्हेन यू गेट एंटर्ड इन अ गवर्नमेंट सेटअप, आप कहते हैं तो मैं बादशाह हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खत्म बात। और ये डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह है। आप कल को माशाल्लाह CSP बन जाएंगे, उसके बाद आप भी यही कहेंगे कि हम साਡਾ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी तो मैं बाहर हूँ, फिर मैं जाके बता सकता हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल है सारे ही हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँगा, टेबल में देखूँगा। ओके राइट, ओके ज़रूर, ठीक है, ओके। तो क्या बात कर रहे थे? सर 95 टीचर्स वाले जो है ना परसेंटेज, हाँ, मैं टीचर हूँ ना, मैं कोई सर टीचर 99 पे रखे हो। 99 पर रख ले, मैं खुद टीचर हूँ, मैं अपने आप को मिला रहा हूँ इसमें, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब कि वो अब टीचर अगर स्टूडेंट को मेहनत ना कराए तो ये तो टीचर का कसूर है ना, तो स्टूडेंट को कैसे आएगा। लेकिन मैं बेटा जी आपको ना एक ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरा तो कोई इसमें कमाल नहीं है। मेरी शायद 26 साल सर्विस हो चुकी है, आपकी उम्र नेड़े नेड़े हो गई थी। तो थ्रू आउट मैंने इसमें ना अल्लाह ने ये करम रखा कि मैंने मतलब मेहनत की, इसमें लगा रहा मैं। डाइवर्सिटी रही, मैं आर्ट्स मैंने पढ़ाया, बड़ा इंटरनेशनल GRE पढ़ाया, तो CSS पढ़ाया। तो इसमें ना पर्सनल ग्रोथ बड़ी होती रही, खुद पढ़ते रहे साथ साथ। एवरीथिंग पेज यू बैक, ये कभी ज़ाया नहीं जाता। क्या आप कहेंगे कि मैं तो कह रहा मैं पैसे कमाने आता, फिर से कमा लेंगे, ये इट पेज यू बैक ऑल द टाइम। तो वो आपके उसमें ऐड होता चला जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसे करते हैं। तो जो मैं आपसे चीज़ कह रहा हूँ ना कि आप बन गए तो आप कहते हैं बस ऑफिस मिल गया, गाड़ी मिल गई है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है। नहीं, यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। आप एक पॉजिटिव मेंबर के तौर पे अगर चलते हैं ना, देन इट पेज यू बैक। वो बहुत इफेक्टिव होता है वो काम, तो अरे से बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हमारा अपना काम है कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएं, वो हम जला रहे हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए इज्जत का बायस भी बनता है, अल्लाह आपको इज्जत भी देता है। लेकिन आप साथ साथ इसको टारगेटेड वर्किंग करें। अब इस स्टेज पे ना, व्हेन दिस इज इम्प्रूव, दिस इज क्लियर कि आपने इस एंगल पे काम करना है, तो आप उस पे सेल्फ डेवलपमेंट में लाजमी काम करें। सिर्फ इतना नहीं कि आप कह देंगे सर मुझे नहीं आता, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मैं हमेशा एग्जांपल इसलिए आपसे ज़्यादा बात मोटिवेशन पे कर रहा हूँ कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द ट्रैक। मैं तो समझा दूंगा, गुज़िश्ता शायद 12 साल से आप पढ़ भी रहे हैं ग्रामर। मेरे एक ही सवाल स्टूडेंट से होता है कि आपको क्यों नहीं आती, बताएं। आप मुझे ये कहेंगे कि सर मेरे को अच्छा टीचर नहीं मिला, मैं ये मानूंगा नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगा यू हैव नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट। आपने प्रूव नहीं किया। आप जिम्मे लग जाते हैं टीचर के कि पढ़ाया हमने, वो रात को खुद पढ़ के आता कि यार ये तो मेरी क्लास जिम्मे लग गई थी, ठीक है। तो आप जब तक खुद प्रूव नहीं करते टीचर को क्या जरूरत है, ठीक है। अब उस पर आपने वर्किंग इस तरह करनी है। एग्जाम्पल में जो आपसे शेयर कर रहा था ना कि देखिए वो बंदा जो मैराथन में टॉप करता है उसके पास भी 2 ही टांगे हैं। अगर आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करें और हमारे पास भी 2 ही टांगे ना, हम भी जीत जाएंगे, क्या पॉसिबल है? नेवर। उसने सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया है, आप करेंगे तो शायद उसको कंप्लीट कर पाएँ, वरना सिर्फ 2 टांगे रखने से मैराथन नहीं जीती जाती।
सिर्फ गला रखने से अच्छा सिंगर नहीं बना जाता। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो ये कर चुके हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट पे काफ़ी काम कर चुके हैं। आपने ये काम करना है तो इस सेल्फ डेवलपमेंट में लग जाए, ठीक है। यूर रीडिंग मेक्स यू अ गुड राइटर। तो आप कोई ना कोई आर्टिकल डेली डॉन से निकालें, उसको पढ़ें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि अगर मैं लिखता हूँ मैं क्या लिखता हूँ, उसका देखें स्टार्ट कैसा है, क्लाइमैक्स कैसा है, प्रॉपर एंडिंग कैसी है। इन चीज़ों को नोट करें और खुद से लिखने जाएं। डेली के 10 to 15 वर्ड्स वोकैबुलरी के आपको डेली जनरेट होते जाएंगे। लिस्ट बनाते जाएं मीनिंग और उनको इनकलकेट करते जाएं अपनी राइटिंग में, पढ़ के छोड़ नहीं देना। आप विद इन ईयर अपने अंदर तब्दीली देखिए, छोड़ दें पिछले 15 साल की पढ़ाई की आदत। विद इन टारगेटेड वर्किंग करें, आप विद इन ईयर अपने अंदर तब्दीली देखिएगा। आप कहेंगे ये रजिस्टर मेरा था जो मैंने लिखा था, अब देखिए कितनी तब्दीली। लेकिन यू हैव टू वर्क अपॉन दिस, ठीक है। अब उसमें बाकी इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ये हो जाएगा आसानी से, आप इस पर कर सकते हैं। कितना टाइम रहता है तो नज़दीक ही है। चलिए क्वेश्चन पूछिए, स्लाइड फिर मैं आपको दोबारा किसी दिन, पहले मैं आपसे थोड़ा चलिए शेयर कर लेता हूँ द मोड जो है इसमें। मटीरियल वाला है, इसमें हमने भी ये भी मेरी क्लास चल रही, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड्स में अभी वर्किंग। इसी कोड को हम लेके चलेंगे लाइक दिस, मतलब सारा मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन, अभी जैसे हम बात कर रहे थे इंटरेक्शन के इस तरह के रूल्स आप देखते हैं ना। सपोज he made so many mischiefs, ठीक है। mischiefs का प्लूरल नहीं होता, acts of mischiefs होता, ठीक है। he gave me many advices नहीं होता, advices नहीं होता, pieces of advice होता अगर प्लूरल आपने देना, ठीक है। he gave me many words of abuse, words of abuse होगा ना। he gave me many abuses, आप प्लूरल लगा दें वो गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो ओवरऑल जो आप चीज़ों को मतलब लेके चलते हैं तो वो इस तरह से होता है कि आप चीज़ों को इफेक्टिवली वर्किंग करेंगे, कैसे होगा, कैसे लेके चलेंगे। इफ देयर कम सपोज के फ्रूट लिखा है, फ्रूट्स लिखा है, फिश लिखा है, फिशेस लिखा है, पीपल लिखा है, पीपल्स लिखा है, आपको डिफरेंस आना चाहिए। आज नहीं आता होगा मुझे मालूम है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई कंप्यूटर का कोई किसका है। लेकिन मैं हमेशा देखो आपसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शेयर कर रहा हूँ कि हम एक 10 मंजिला बिल्डिंग को यूँ करके देखते हैं, लेकिन बनती वो एक एक यूनिट से ही है। नॉलेज की मिसाल यही है, यू शुड बी वर्ड अबाउट दैट कि मुझे नहीं आता। आप एक एक उस नॉलेज की यूनिट को रखते चले जाएं, वो 10 मंजिला बन जाए। लेकिन कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड ऑल द टाइम कि आप उसको लेके चलें और आगे करते जाएं। बाकी ये सारे मतलब हमारे पास ये मौजूद है, चाहे वो ये है, नाउन है, प्रेशर राइटिंग है, एवरीथिंग। ये अराउंड अबाउट 600 के करीब मैंने स्लाइड्स बनाई हुई, जो पढ़ाना होता है इससे मैं पढ़ा देता हूँ। चले इसको मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, मुझे बताइए। एक सवाल है, इंग्लिश वाले बताएंगे, यू आर ओल्डर देन मी, ठीक है ये गलत? सर ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में सर, ये वाला ये क्वेश्चन आया है, यू आर ओल्डर देन मी, ये एक he is more senior to me, ठीक है, he is senior to me, इस तरह से। हाँ ठीक है। चलिए यही बता दें पहले, ही इज मोर सीनियर, Sir, senior to हाँ ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन लगता है सीनियर टू होता है, Yes, ठीक है। ही इज सीनियर टू me, मी या आई, yes, sir. टू मी या आई, To me होगा, he is senior to me. अच्छा। एंड यू आर जूनियर देन, Junior to me. जूनियर टू, To सीनियर टू, जूनियर टू, रेफर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर, फिक्स प्रपोजिशन, yes, yes. ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी या आई, I यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी या आई, You are Me. stronger.
आई किस तरह है? यही फर्क है, यही फर्क है, बस यही टिप समझ लेना। ये आपने दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री ही यूज की है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब दूसरी डिग्री जो होती है ना एडजेक्टिव की, ठीक है। जैसे पहली को आप पॉजिटिव कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव कहते हैं, तीसरी को सुपरलेटिव। जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, हम दूसरी की बात करें, ठीक है। Yes, sir. अभी देखो इसमें आपने एक टू से कंपैरिजन किया, एक देन से किया है। आपने कहा यू आर सीनियर टू मी, यू आर जूनियर टू हिम, ठीक है। लेकिन जो ही आप देन से कंपैरिजन करेंगे, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, अब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको आई लिखना पड़ेगा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन हर, रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन शी इज। अब ये क्यों आ रहा है, रूल क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में टू और देन दोनों से कंपैरिजन होता है। जब टू से करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मतलब मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, देम आएगा, ठीक है। जब टू से कंपैरिजन, और जब देम से कंपैरिजन लेंगे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा। ये अब रूल आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, ये बस ये इसी तरह आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, फिर फिंगर टिप्स पे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक और आपसे शेयर करता हूँ। आप दरवाजे पे नॉक करते हैं, पूछा जाता है, मैं आपको जानता हूँ, मैं पूछता हूँ who's there, क्या जवाब दें? क्या है? It's me. You knock at the door and I say who's there? Your answer will be it's Naam आएगा sir. इसका नाम it's Ali one, otherwise रहमत जी है. वो तो हो गया, नेम हो गया, otherwise क्या कह सकते? It's dash, मैंने blank लगा दिया, इसको फिल करें। It's me, I, चलो यूँ कर, it's me और I, ऑप्शन है, it's me। 99% लोग यही कहते हैं it's me, जबकि it's I होता है। ये सारी अंग्रेजी गलत सी सारी। It's I, not it's me, it's I am। अब ये देखिए, ये भी रूल है, वो क्या है? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अभी आपने कहा ना इट इज के बाद आई आएगा। देखिए ना, मैं आपसे कहता हूँ ये वो लड़का है जो मेरी मदद करता है, तो आप कहते हैं ना इट इज ही हु हेल्प्स मी। आपने ही क्यों लिखा? इट इज हिम लिखते हैं। आपने रूल के मुताबिक लिखा इट इज ही बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये वो लड़की है जो हमारी क्लास में फर्स्ट आती है। इट इज शी हु स्टैंड्स फर्स्ट इन आवर क्लास। ऐसे ही बनाते हैं ना, तो ये इस रूल के तहत। अब ये देखिए, इसके काउंटर पार्ट पे इफ देयर कम्स अ कंप्लीट वर्ब, अगर कोई कंप्लीट वर्ब हो ना, ये था हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आता होता है हमेशा। कंप्लीट वर्ब के बाद यू कम टू मी और आई, यू कम टू मी, आपने इसलिए लिखा क्योंकि ये वर्ब है। यू कम, इधर आपने मी लिखा है, यू कम टू मी, ठीक है। यू प्ले विद हर, यू प्ले विद हिम। अब देखिए, वर्ब की वजह से हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये रूल याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? अब ये देखिए ना, एग्जांपल्स जैसे लिखिए मी गोइंग टू लाहौर। अक्सर बच्चे बोलते हैं, अगर आप जैसे चैटिंग कर लेते हैं, मी कुकिंग एंड यू करते हैं ना, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या गलती है? मी गोइंग टू लाहौर, मी गोइंग टू लाहौर, बट इट्स अ मिस्टेक देयर बाय। सर नेक्स्ट वर्ड के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया हुआ है ना, हाँ, गोइंग के साथ आई लिखना चाहिए।
क्या आना चाहिए? आई गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू लाहौर। आपको ना मिक्स दे रहा हूँ, फार्मूला दे रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, पढ़ चुके हैं आप, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये इंग्लिश का बेसिक फार्मूला है, इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट? आप इसको डिविएट नहीं कर सकते। Yes. आप इधर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, मतलब यूं लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं, ये यूं चलता है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म ही आ सकता है, चाहे एक बोलो, दो बोलो, तीन बोलो। Yes, sir. मैं कहता हूँ ना, मैं, तुम और वो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं, मैं कहूँगा आई, यू एंड शी। मैं ये नहीं कह सकता कि मी, हिम एंड हर, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट की, ये रही जगह ऑब्जेक्ट की। इधर हमेशा यूं आएगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह, बस ये आपको ध्यान रखना। अब whenever the student start with this me Ali here, me speaking, me coming, तो आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आपने शुरू किया यहाँ पे ये लगा के इधर, और फिर आप कह रहे कमिंग, grammatically 100% wrong। We going to Lahore 100% wrong। ये मोबाइल टेक्स्ट जो है ना, टेक्सटिंग, that basically has made everything lost। बच्चों ने ग्रामेटिकल पहले कुछ आता था, जो आता था वो भी गया, कुछ खराब नहीं था, कुछ आता था, हाँ वो भी गया। So it means के subject, verb, object, इस को distinction आप उसी तरह रखें, right? और इसके भी रूल हैं, जब आप दो तीन जो suppose मैंने, तुमने और उसने गरीब की मदद की, इसको जरा ट्रांसलेट की, मैंने, तुमने और उसने गरीब की मदद की। We are मैंने हम नहीं कहा, मैंने कहा मैंने, तुमने और उसने गरीब की मदद। इसके मैंने तीन प्रोनाउन बोले, I, you and he or she help the poor। अब देखिए आपने जनरल बोला ना, रूल के मुताबिक ये है कि देखिए किसी भी सेंटेंस में आप तीनों प्रोनाउन बोले ना, तीनों प्रोनाउन से मुराद है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, थर्ड पर्सन क्या होता है यस, ही, शी, इट। आप किसी भी सेंटेंस में तीन बोले या दो बोले, ये याद रखिएगा, अगेन इट्स नॉट रैंडम। उर्दू में बेशक आप बोलते रहे कि मैंने, तुमने, उसने, जैसे भी हो, इंग्लिश में आपने ये इस तरह इसको लेके चलना है, 2, 3, 1 फॉर द पॉजिटिव, ठीक है, 1, 3, 2 फॉर द नेगेटिव, मतलब फॉर द प्लेजेंट एक्सप्रेशन तरतीब होगी 2 मतलब यू, ही एंड आई, ये प्लेजेंट एक्सप्रेशन में होगा। अनप्लेजेंट में आपने आई, ही एंड यू कहना, इस तरतीब को आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन, सारा सेंटेंस ठीक होगा, आपका जोर होगा प्ले पे, प्लेस पे, प्लूरल है, प्लेस तो नहीं लिखा हुआ, जबकि तरतीब गलत हुई होगी। इट्स अ रूल अगेन। अब देखिए मैंने, तुमने और उसने गरीब की मदद की, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आए, तुमने यू, उसने ही, ना, मैं पॉजिटिव में कहूँगा यू, ही एंड आई हेल्प द पुअर, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ द प्रोनाउन इन सेंटेंसेस, ये भी ग्रामर के क्वेश्चन है, ये भी आता है, ठीक है। सो इट मींस 2, 3, 1, ये आपको ध्यान में रहना। और इसका आसान याद रखने का तरीका ये है कि देखिए थर्ड पर्सन हमेशा मिड में ही रहता है, थर्ड पर्सन हमेशा मिड में है, कोई नेगेटिव है तो वो अपने आप से आपने स्टार्ट लेना, पॉजिटिव है दूसरे से स्टार्ट लेना, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चले, एनी क्वेश्चन जी, आपका सवाल है तो बताइए। ये था यहाँ आया था ना, मैंने इसीलिए लिख लिया, ये एक्चुअल में रूल बोला है, मैंने इसी रूल के तहत आपसे सवाल किया। यहीं से देख के मैंने आपसे सवाल पूछा।
क्लियर? सर ये नेगेटिव किस तरह होगा सर? जी, नेगेटिव थोड़ा एक्सप्लेन करें। नेगेटिव नेगेटिव टास्क मीन अनप्लेजेंट टास्क। देखो सपोज वी से के मैंने तुमने और उसने गरीब को मारा, अनप्लेजेंट है, नेगेटिव है। उसने चोरी की, हम कॉलेज ना गए, अनप्लेजेंट है, राइट? वक्त पर काम ना किया, ये अनप्लेजेंट है। So whenever there comes the unpleasant, so this sequence must be followed. Mean first person, you have to say I, then you have to say he, and then you. ठीक है? ये नेगेटिव है। पॉजिटिव टास्क में a pleasant expression, उसके लिए आप ठीक है? टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए करेक्शन बताइएगा कौन सा ठीक है। पहला उदाहरण देखिए, she, you and I raise arms for the poor people. आर्म्स खैरात को कहते हैं। Sir, you, she and I. You, she and I, yes correct. पहला होगा you, she and I, ठीक है? Pleasant and positive. Yes. Second one, they, you and I distributed charity dinners among the poor. Sir, you, You, they and I. You, they and I. Again positive. Positive. Yes. Third one, he, you and I were involved in the act of corruption. I say I, I. you, I, He, he, I, he. yeah, I, Yes. he and you. I, he and you. Yes. और I, सर, he and you. सर अगर दो ही हो, दो ही हो तब भी यही तरतीब होगी। ओके सर। मतलब दो होते हैं ना, सपोज अब ये देखिए ये दो होते हैं तो आप ये दो तरतीब रखेंगे, ये दो होते हैं तो ये दो तरतीब रखेंगे। फर्स्ट अगर थर्ड पर्सन ना हो तो फिर आपको ये पहले बोलना पड़ेगा फिर ये बोलना पड़ेगा। सर सेकंड पर्सन पहले और खुद को बाद। हाँ यस, फॉर द पॉजिटिव सेकंड पहले एंड फर्स्ट लास्ट। ये अरेंजमेंट नहीं आप तोड़ सकते। ये रूल है। यस रूल है। और सर गलत काम करना हो तो खुद को पहले। यस क्लियर? चलिए ठीक है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है नहीं आगे फिर, तो अभी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव सो यू कैन आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बाकी सर इसमें हम क्या कवर करेंगे? सर First speech. कोई हमारे लिए वर्क। नहीं वो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे ना, जो बेसिक्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी तो मैं थोड़ा सा ना एक ये लेआउट ले रहा था कि मुझे लेवल का इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से लेके चलना है। Yes. क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप सपोज रैंडमली स्टार्ट कर दें तो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाता है कि पहले भी तबीयत ख़राब सी थी, होल डोज आ गई, इसलिए थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ा सा लेवल है जिसमें हमने इसको लेके चलना। तो बहरहाल डेफिनेटली यू हैव टू कवर दीज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो बेसिक्स हैं, करेक्शन में ये इन्वॉल्व है, इसी में प्रेपोजिशन भी है, एवरीथिंग इज देयर, सो यू हैव टू गेट दिस वन। वो करेंगे और उसके साथ फिर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ों के साथ। तो यू शुड गेट दिस वन। मतलब टारगेट होना चाहिए कि आप CSS के पेपर को अगर कवर करते हैं तो तमाम वन पेपर उसमें हो जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आप हर टाइम कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको चीज़ अच्छी उसमें मुश्किल लगती है